वेलकम एवरीवन, मेरा नाम यशराज सिंह शेखावत है एंड आई वेलकम यू टू द साइड टेबल टॉक और कॉर्नर टेबल टॉक। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आए हैं आदरणीय जीएल शर्मा सर, ये अभी करंटली हमारे टीचर भी हैं, बट एट द सेम टाइम अगर इनका एक बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन देना हो तो बैंकिंग से आप रिटायर्ड हैं फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। यस सर, एंड एट द सेम टाइम ना ही सिर्फ बैंकिंग, इनका लेखन कार्य भी जो है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इनकी एक बुक है आ रहे हैं हम, जिनके अंदर सर का जीवन परिचय और एक सर के द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें सर एक्सप्लेन करते हैं कि आ रहे हैं हम कृति हमारे समय और समाज की अनेक बुराइयों और अन्याय को न केवल उजागर करती है बल्कि पाठक के मन में गहराई तक एक असंतोष और आक्रोश के सामने परिवर्तन की एक सकारात्मक, सीधी, सपाट राह भी खोलती हुई दिखती है। यही आशा जनक दृष्टिकोण इन्हीं कविताओं की भीतरी शक्ति है। बनवारी लाल खामोश। इस किताब के बारे में भी चर्चा करेंगे, जानेंगे सर का बैंकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि हम सब एस्पिरेंट्स सर से बैंकिंग की लाइफ के बारे में जान सकें। शुरू करते हैं सर, अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। हाँ, मेरा नाम जीएल शर्मा है और मैं एज पीओ 1982 अप्रैल में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया था और मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ सीकर में ही रही। बैंकिंग एक शानदार कैरियर के रूप में चुना जा सकता है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट, जैसे स्केल 1 टू स्केल 7 तक आप जा सकते हैं, इवन बियॉन्ड दैट, उससे आगे भी जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है गए भी हैं। मेरी चूँकि अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग्स वगैरह रही, तो जो अनुभव मुझे हुए बैंकिंग में, उनका बहुत बड़ा खजाना जो है एक तरह से मेरे पास है और वो मेरी स्मृतियों में मैं समझता हूँ कि हमेशा रहेगा। क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग ज्योग्राफीज जो हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनसे आप परिचित होते हैं। हर सेगमेंट के लोग आपके संपर्क में रहते हैं, जहाँ आपको उनकी मदद करने का बहुत बड़ा मौका बैंकिंग सेवाएं देती हैं। आप अगर मैं अन्य सेवाओं के कंपैरिजन में अगर आपको कुछ बताऊं, तो अन्य सेवाओं में वित्तीय क्षमताओं का आकलन करना और वित्तीय सहायताएं समय पर देना और एक नीडी पर्सन को, जो समाज का मान लीजिए कि नीचे से नीचे का जो व्यक्ति है, उससे लेकर के और जो टॉप लेवल के जो लोग हैं, उन तक बैंकिंग सेवाएं जुड़ी रहती हैं। तो एक बैंकर का जो संपर्क है वो एक निम्न तबके के जो लोग, जिनको हम कह सकते हैं, या जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनसे लेकर के और एक उद्योगपति तक भी रहता है। एक गरीब किसान से लेकर के, एक मजदूर से लेकर के और फैक्ट्री के मालिकों तक भी रहता है। तो ये बैंकिंग सर्विस की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्यथा अन्य सेवाओं में मैं नहीं जानता अन्य सेवाओं की वो क्या, लेकिन वहाँ कुछ जैसे प्रशासनिक बाध्यताएं उनके पास होती हैं, तो उनका जनसंपर्क उतना नहीं रहता जितना कि बैंकर का रहता है। एग्जैक्टली। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आप 1982 में एज ए पीओ लगे थे, उस टाइम पे पढ़ाई करके पीओ लगना अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर, कि आप किस तरह से पढ़े, किस तरह से पीओ का चयन हुआ आपका। पढ़ाई देखिए, आपका बैकग्राउंड डिसाइड करती है। उसके बाद फिर आपको अपने आप को डेवलप करना होता है और उसकी तैयारियां करनी होती हैं। अगर आप तैयारियों को अपने एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करेंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। चाहे वो बैंक में पीओ के रूप में हो या अन्य सेवाओं में भी, यदि आपको आना हो, अगर आपका एम्बिशन कुछ भी है, भले ही आप बिजनेस में जाएं या सेवा में जाएं, यू कैन डू, वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आप में जो इच्छा शक्ति यदि है कहीं भी, तो आप जा सकते हैं। इसलिए पीओ, मिशनरी झील, यस मिशनरी झील जिसको अपन कह सकते हैं, या अगर प्रबल इच्छा शक्ति जिसको है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, देखिए, इंसान जो है अपने आप में भी अपार संभावनाएं समेटे हुए रहता है। और अगर मैं दुनिया की बात करूँ, जैसे मैं बच्चों से भी कहा करता हूँ कि संसार संभावनाओं से भरा हुआ है। जी सर।
है ना। तो साथियों देखिए, मैं एक मैसेज मेरे बच्चों जो यहाँ किंग्स में जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों की उत्सुकताएं बड़ी अपार हैं यूँ समझिए, और उनकी जो सोच का दायरा जो है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ डेवलप हो जाता है। तो अच्छा है यदि आप किसी भी करियर को अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो मैं समझता हूँ यू कैन अचीव इट। ओके सर, यस। उस टाइम पे पढ़ाई का कैसा सिनेरियो रहता था, आप कैसे पढ़ा करते थे? देखिए उस समय पढ़ाई का माहौल, मैं आपको चूँकि आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर से मेरी पढ़ाई रही है, ओके। जो कि एक बहुत ही रेपुटेड कॉलेजेस में से माना जाता है, जी आज भी है। जी। तो उस बैकग्राउंड ने मेरी बहुत मदद की, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जिस किसी भी सेवा में जाऊंगा तो वो मुझे मिल जाएगी, और मुझे मिली भी। जी मैं कभी बेरोज़गार नहीं रहा। अब इसको मैं सौभाग्य कहूँ जी। या जो है मेरे एफर्ट्स कहूँ, लेकिन मैं बेरोज़गार नहीं रहा, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ जो है कुछ मेरे प्रयास भी रहे और मुझे मिलती चली गई। मैं चेंज करता रहा और आगे बढ़ता गया। क्योंकि 80 के दशक में बेरोजगार नहीं रहना, वैसे काम करना, ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है सर। तो सर बैंक ऑफ बड़ौदा में जब आपने एज ए PO ज्वाइन किया था, एंड सिंस आप एक एग्रीकल्चर कॉलेज से पास्ड आउट थे, तब आपकी लाइफ में कितने चेंज आए, कि आपके कैसे कैसे बदलाव आए? जैसे नहीं देखिए, बदलाव एक कोटेशन है, परिवर्तन जीवन का संसार का नियम है, जी और ये जीवन का भी नियम है। जी जीवन में बदलाव आते हैं। यहाँ कहने की बात ये है कि उन बदलावों के लिए आप अपने आप को कितना तैयार रखते हैं, है ना, वही आपकी सफलता का पैमाना होता है। अगर आपने बदलावों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया तो मैं समझता हूँ बदलाव आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। अन्यथा अगर आप परिस्थिति से प्रभावित होकर के रुक जाएंगे तो फिर आपकी प्रोग्रेस भी रुक जाती है। जी इसलिए हमेशा आदमी को जो है वो रुक जाना नहीं, कहीं तो हार के, है ना। तो कहीं भी हार करके रुक जाना जो है वो मेरी फितरत में भी नहीं रहा। मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी डरा भी नहीं, और मैंने कॉन्फिडेंटली अपनी सेवाएं दी। ग्रेट सर, ग्रेट। जो कि हमारे लिए भी आजकल काफ़ी इंस्पिरेशन बनता है, क्योंकि आप अभी जिस एज में हमें डेली एक कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं, पढ़ाते हैं पूरी एनर्जी के साथ, उसे देख के हम भी काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि चलिए हम आपसे एज में और एक्सपीरियंस में काफ़ी कम है, हम हमारी बॉडी एनर्जी का कुछ यूज़ नहीं करते, आप उस स्टेज में आके भी इतने एनर्जेटिकली हमें पढ़ाते हैं, तो हमारे धन्य भाग हैं कि हमें आपसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। सर 1982 के टाइम पे जो वर्क प्रोफाइल था, उस टाइम का जो जॉब सिनेरियो था, और आज के टाइम पे जो गला काट कॉम्पिटिशन है, तो कितने चेंजेस आए हैं ओवर द इयर्स? चेंजेस देखिए, समयानुसार परिवर्तन जो है, जैसा पहले भी मैंने कहा है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और परिवर्तन संसार का भी नियम है। तो परिवर्तन होते रहते हैं, तो उन परिवर्तनों के साथ ही हमको चलना होता है। उस समय की अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो दिस वाज इन प्रिमिटिव स्टेज। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, जो रियल बैंकिंग थी वो उस समय मैं कहूँगा कि अच्छी थी। अच्छी इन द सेंस कि हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ से हम ज़्यादा परिचित रहते थे, और जो कुछ भी मानिए जैसे जो बैंकिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम बहुत करीब से जान पाते थे, क्योंकि सारा का सारा काम जो है ना फिजिकल होता था हैंड्स में। लेकिन देखिए समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक था। कैसे? क्योंकि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ के अनुसार, फिर हमारे जो कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसके अनुसार वो चेंजेस आने स्वाभाविक थे, और वो चेंजेस आए भी। कंप्यूटराइजेशन उसमें वन था, या जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज थी, है ना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में हम साक्षी हैं। आज के बच्चों को शायद वो मौका नहीं मिलेगा जो हम पहले उसको एक्सपीरियंस कर चुके, लेकिन वो ज़रूरी भी था, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन के बिना अब जो परिस्थितियां हैं उन तो टेक्नोलॉजी के बिना आज का जो बैंकिंग कह दीजिए या जो भी कोई एक्टिविटी है तो उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता नेचुरली। यस, इसलिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उनको हमको अडोप्ट करना होता है, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू अडोप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। यस। ग्रेट सर, एक सेकंड चेक करना।
जी सर। तो सर आपने बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाला है, तो कोई ऐसा एक यादगार कस्टमर, कोई ऐसा एक यादगार केस जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा आगे तक, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो बताइए। देखिए, यादगार तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने मेरी पुस्तक में भी जो है अलग अलग जगहों के अनुभवों के आधार पे जो मेरे सामने स्थितियाँ परिस्थितियाँ गुजरी मान लीजिए, तो उनसे भी मैं जो है उनसे भी मैं कुछ सीख सका और मैं कुछ कविताओं के माध्यम से उनको मैं कह भी सका हूँ। जी जैसा कि आपने चर्चा की, मैंने आ रहे हम में मैंने उसमें कुछ कविताओं को लिखा है। लेखन का कार्य मेरा अभी भी जारी है। जी अनुभव का अगर मैं कहूँ तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अनुभव मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जी सर। क्योंकि आपने ये प्रश्न जो है थोड़ा इस तरीके का किया है, तो मैं उसमें एक बार रात को जो है हम वसूली के लिए जा रहे थे, बैंकिंग की वसूली। बैंकिंग के जो है, चूँकि फसल का जब टाइम होता है तो किसानों को वो दिन में बेचारे खेतों में रहते हैं, सवेरे जल्दी चले जाते हैं जी और शाम होने तक देर तक अपने खेतों पे काम करते हैं, तो अक्सर वो अपने घरों में देर से लौटते हैं। तो ये फिर एक तरह से अंधेरा सा हो चुका था और हमारे पास जीप थी, तो उस जीप से जो है मेरे साथ मेरे जो कैशियर थे वो भी साथ में थे, तो हम लोग जा रहे थे और अचानक क्या हुआ कि कुछ लोग हमारे गाड़ी के पीछे लाठियाँ लेकर के दौड़े, लाठियाँ लेकर के दौड़े और उन्होंने जो है वो लाठियाँ गाड़ी पे ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। तो हमारा जो ड्राइवर थे, चूँकि खुली जीप थी हमारी, हाँ और मैं ड्राइवर के इस साइड में बैठा था, तो ड्राइवर के हाथ में लगी, ड्राइवर से स्टीयरिंग छूट गया हाँ और गाड़ी जो थी वो बंद होकर के वहाँ जो है ना रुक गई। हाँ चूँकि मेरे कैशियर जो थे उनके पास में हमारा जो कुछ कैश भी था हमारे पास उस समय जो हमने इकट्ठा किया था, तो मुझे कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो या तो लुटेरे होंगे या कुछ और प्रॉब्लम है। तो मैंने, चूँकि वो उस एरिया से, ये देखिए विशेष बात ये रहती है कि ब्रांच मैनेजर की अपनी पहचान होती है। मैंने वो बैग लेकर के पीछे से जो उनकी जो गाड़ी उन्होंने हमारे पीछे लगा दी थी, उसमें वो मैंने जो बैग को लटका करके और मैं थोड़ा सा बाहर आया, हमने कहा हम बैंक वाले हैं, हम बैंक वाले हैं। तब वो लोग रुके, अरे मैनेजर साहब है ना, तब वो लोग रुके, अरे ये तो मैनेजर साहब हैं। हाँ। तो फिर उन्होंने वो सारे, अरे साहब हमें माफ़ करना होगा। हुआ क्या कि वो शराब के जो ठेकेदार थे, तो उनको ये लगा कि इस गाड़ी में जो है वो अवैध, जो हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं शराब बेचने वाले, वो दौड़े हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन मेरी समझदारी ये थी, नहीं तो हम वहाँ बहुत मार खाते। तो मैंने जो है गाड़ी से तुरंत मैं बाहर उतर करके मैंने बैग लगाया, अरे हम बैंक वाले हैं, हम बैंक वाले हैं। तब वो लोग रुके और उन्होंने हमसे क्षमा मांगी, क्योंकि थोड़ा सा उस एरिया के जैसे कुछ परिचित लोग जो है थे, तब तक दूसरे लोग भी सामने आ गए। तो ये मेरा यादगार, ये बैंकिंग का एक अनएक्सपेक्टेड मोड था, कभी कोई सोच ही नहीं सकता ऐसा कुछ भी होता है क्या। बस ऐसे ही है, कभी जो है ये तो जीवन अनुभवों के साथ ही चलता है। तो जी सर। बहुत तो सर अभी आपने किसानों की बात करी और आप काफ़ी रहे हो किसानों के बीच में, तो जो अभी रिसेंट टाइम पे किसानों का जो MSP का लेकर जो डिमांड है, इसके बारे में आपका क्या व्याख्या है। देखिए, MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है जी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसानों की जो मांग है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, ये तो सही है। मैं भी चूँकि बेसिकली फार्मर जो है फैमिली से ही हूँ, हमारे ज़मीनें वगैरह थी भी, हमने खेती की भी है, लेकिन MSP में मेरे कुछ जो है कुछ प्रेजुडिसेस भी हैं। देखिए, सरकार ने पहले से ही जो एसेंशियल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उन पर MSP तय कर रखी है जी। 23 कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो, जैसे आपका गेहूं है, चावल है, चना है, दालें हैं, इन पर MSP पहले से सरकार ने दी हुई है और वो समय समय पर रिवाइज भी होती रही है। तो ऐसे में किसानों को जो है MSP का बेनिफिट तो मिल ही रहा है। अच्छा, अब सवाल यहाँ आता है गारंटी वाला कि साहब गारंटी लीजिए। देखिए, मेरा चूँकि मैं उन अनुभवों
की पूंजी मेरे पास है। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, नहीं ली जा क्योंकि वो सकती। प्रोडक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, वो कोई सीजनल। फैक्ट्री में नहीं बनने वाली चीज़ है जी कि आप उस पर। आज हमने टमाटर के भाव 200 रुपये किलो बिकते हुए भी देखा है, देखें जी, और जस्ट 15 दिन बाद में हमने जो है ना 20 रुपये किलो टमाटर भी बिकते हुए देखा है, रोड पे फेंकते हुए भी देखा रोड पे फेंकते हुए भी देखा है। जी। तो ये क्या है कि अब अगर आप सरकार से ये कहेंगे साहब आप गारंटी लीजिए, मैं समझता हूँ यहाँ सरकार का स्टैंड सही है, यहाँ किसानों का स्टैंड को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं क्षमा चाहते हुए ये बात बोल रहा हूँ। जी जी हालांकि चूँकि मेरे से अगर ये एक वार्ता के रूप में आप लोग जी आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है। हाँ, किसानों की अपनी समस्याएं वो अन्य हो सकती हैं, जी एमएसपी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी की बताई जा रही है। जी क्योंकि एक क्रिटिकल प्रश्न आपने मेरे से किया है, और मैं इसमें बेबाकी से मेरी बात को कह रहा हूँ कि एमएसपी तो सरकार ने दे रखी है, हाँ। इस पर रिविजन्स भी समय समय पर होते रहे, जो कि कोस्ट एस्पेक्ट्स को कवर भी करते हैं। जी इसके अलावा सब्सिडीज़ का जहाँ तक सवाल है, सरकार हर मामले में सब्सिडी दे रही है ना। अब किसानों की समस्याएं कुछ अन्य विषयों को लेकर के हो सकती हैं, तो उन पर मैं यहाँ मेरी कोई टिप्पणी नहीं करना जी चाहता। सर, ज़रूर ज़रूर। मैं चाहता भी नहीं कि हमारी बातें जो है वो सरकार या फिर पॉलिटिक्स हाँ, की उन तरफ पर जाए, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर एक एमएसपी का जनरल नॉलेज, वो जो एक बैंकर का पर्सपेक्टिव क्या है, मैं वो जानना चाहता था। तो सर, जैसा कि आप बैंकर रहते रहते अपना लेखन कार्य भी आपने जारी रखा, तो ये आपको लेखन आपको पसंद है, लाइक जब भी आप करते हैं, तो जैसे कि हमारे कई बच्चे हैं तो वो कई बार अपना मन मार के या फिर अपनी आशाएं या फिर इच्छाएं मार के बैंकिंग की तैयारी करते हैं कि मैं ये नहीं बनना चाहता, इसलिए मेरे को बैंकिंग करनी पड़ रही है ज़बरदस्ती। पर आपने बैंकर होने के साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू रखा, वो चीज़ को आप किस तरह से लेते हैं सर, वो बताइए। देखिए, पैशन आपके जॉब से कुछ अलग है। जी आपका पैशन खेल में हो सकता है, आपका पैशन लेखन में हो सकता है, आपका पैशन माउंटेनियरिंग में हो सकता है ना, आपका जो है ट्रेवलिंग में हो सकता है। ये बहुत सारी विधाएं हैं जिनमें आदमी। अच्छा, अब ये आपके व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है कि आप कौन से पैशन को किस रूप में डेवलप करना चाहते हैं। जी मैं चूँकि थोड़ा सा भाव प्रवणता मेरे में बचपन से ही रही है, तो भावों को व्यक्त करना कविता इसका सबसे अच्छा माध्यम है। जी तो इस तरीके से मेरी कविताएं जो है वो मेरे भावों को और अनुभवों को, और जो सामने से गुजर रही जो स्थितियां हैं, या जो सामने से जो भी आपके सामने जो परिस्थिति उपस्थित है, हाँ। उसके हिसाब से आपकी जो है, या उसके अनुरूप आपकी कविताएं जो है वो ऊपर वाले की कृपा से बनती चली जाती है। जी सर। एंड मैं इसके इंट्रो में जो भी मैंने लाइन पढ़ी, जो कि आपने यहाँ पे लिखी है कि जो कि आपने यहाँ पे लिखी है कि हमारे समय और समाज की अनेक बुराइयों और अन्याय की ना केवल उजागर करती है, बल्कि पाठक के मन की गहराई तक एक असंतोष और आक्रोश के सामने परिवर्तन की एक सकारात्मक सीधी सपाट राह भी खोलती है। जी। सामाजिक बुराइयों का यहाँ पर जिक्र हुआ है सर। 1982 का जो टाइम था, जब हमारे इंडिपेंडेंस को लगभग 40 साल हुए थे, उस समय के अंदर मैं मानता हूँ कि पुराने टाइम से ही, सिंस हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हम सामाजिक डिफरेंसेस देखते आए हैं। उस समय के समय में आज के समय में कितना फ़र्क आया है सर समाज में, लोगों की मेंटालिटी में? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और इसमें मैं बोलना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सीमित रखते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सांस्कृतिक मूल्यों में ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सांस्कृतिक मूल्यों में हमारे सामाजिक सरोकार जो हैं वो ढीले पड़ते जा रहे हैं, और आज की जो मैती आवश्यकता है, यानी जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो समाज के विचारवान लोग हैं उनको, कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको हम संस्कारों से कैसे जोड़े रखें, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, एक उक्ति संस्कृत की है जिसको मैं मेरी बच्चों को भी क्लासेस में भी जो है मैं बताता हूँ कि संस्कारहीन नर पशु भी समान है। जी। संस्कार के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान है। और आज जो सिनेरियो जिस स्तर की गिरावट हम रोज़ पेपर में देखते हैं,
अखबारों में पढ़ते हैं और टीवी न्यूज़ में देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। इस तरह की गिरावट उस समय नहीं थी जो आज देखी जा रही है, और इसमें परिवर्तन लाने का जो है ना बीड़ा उठाना अपने आप में हमारे, चाहे तो वो हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व है वो, और जो धार्मिक नेतृत्व है उन पर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो हमारे बच्चों को, वो देखिए एक पोस्ट पे आ जाना ही काफ़ी नहीं होता है जी। कि आप फला आप पीओ हो गए ना, आप जो है ना आप सिविल सर्विसेज में चले गए ना, आप जो भी जॉब्स में अगर आप जाएं, साथ अगर मैं आपको कहूँ कि कल्चरल वैल्यूज़ अगर आपके साथ नहीं हैं तो यू कैन नॉट बी ए गुड पब्लिक सर्वेंट। एग्जैक्टली। यू कैन नॉट बी ए गुड पब्लिक सर्वेंट, आई टेल यू। क्योंकि जब तक आप में जो वो फीलिंग्स नहीं हैं, जब तक आप में अपने समाज के सरोकारों से आपका सरोकार नहीं है, तो आप एक अच्छे प्रशासक भी नहीं हो सकते जी। इसलिए जो है ना, जो मेरी एक कविता भी इसमें संस्कार जी। उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें यही इंगित करने की कोशिश की है कि अगर संस्कार नहीं बचेंगे तो मैं समझता हूँ, और संस्कारों में बहुत, जिसको अपन अगर जो है कल्चरल इन्फिल्ट्रेशन अगर मैं कहूँ, इसको अगर मैं 3 शब्दों में समेटना चाहूँ तो आप ये देखिए कि भाषा, भूषा का मतलब वेशभूषा, और भोजन, तीनों ही स्तरों में हमारी गिरावट आई है। जी सर। हमने हमारी भाषाओं का स्तर जो है ना वो गिरा दिया है, इसमें हमने मिक्स करके, और जो है ना इधर से उधर कुछ, हमने कुत्ते को डॉगी बोलना शुरू कर दिया, हमने गाय को काऊ बोलना शुरू कर दिया, है ना, और इसी तरीके से जो है तो भाषा हमारी विकृत होती जा रही है, और वेशभूषा तो हो ही गई है जी। मैं इसको ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहूँगा कि क्योंकि कुछ ये बच्चों के संदर्भ में बात चली जाएगी, वो हमें देखने को मिल जाता है। हाँ, वो आप जहाँ तहाँ देख सकते हैं जी। और भोजन में भी ज़बरदस्त जो है एक तरह से जो गिरावट आ चुकी है, क्योंकि हमने हमारे जो पुराने जो ट्रेडिशनल फूड्स थे, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने श्री अन्न की जो बात की है, जिसको वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेंस मिली है, ये बहुत ज़रूरी है जी सर। बाजरा खाने को हमने एक तरह से हेय दृष्टि से उसको, बाजरे को बेचारे को हमने बेचारा बना दिया जी, जबकि वो बहुत गुणकारी है भाई, है ना। अब इस चीज़ को आज का बच्चा कैसे समझेगा? वो तो पिज़्ज़ा और ब्रेड बर्गर की बात ब्रेड बर्गर की बात करेगा, है ना। तो ये उस आज की पीढ़ी को ये बताना ज़रूरी है कि पिज़्ज़ा और बर्गर से ज़्यादा न्यूट्रिशियस हमारा, अब आप देखिए रोज़ आ रही है रिसर्चेस कि केमिकल्स जो है ना इनमें पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह में, अभी आप सेरेलैक का और एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसमें जो है वो तो कभी ऐसा कहा जाता है कि जो कुरकुरे हैं इनमें सब जो है वो कैंसर के केमिकल्स मिले हुए रहते हैं। तो अब हमारा बच्चा कब समझेगा? जब तक हम उसको हमारे श्री अन्न की अहमियत को नहीं बताएंगे। अब छाछ पीना क्यों ज़रूरी है और कोल्ड ड्रिंक पीना क्यों ज़रूरी नहीं है, ये अगर हम बच्चों को डिफरेंस नहीं बताएंगे तो हमारा बच्चा कोल्ड ड्रिंक ही पीता चला जाएगा। एग्जैक्टली। और छाछ का अगर रखी भी रहेगी तो वो छाछ को पिएगा नहीं। दिस इज द सी चेंज, rather this is not a change, this is a degradation जी। जो आज की पीढ़ी का आपने जो मेरे से प्रश्न किया जी, तो इसको संभालना, इसको सहेजना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कल्चरल वैल्यूज़ को जो है, चाहे वो भाषा के मामले में हो, चाहे वेशभूषा के मामले में हो, चाहे भोजन के मामले में हो, और या भजन के मामले में हो जी, हमने भजन तो करना ही छोड़ दिया। गाने आ गए ना उनकी जगह, गाने लग गए सब, भजन कौन करेगा? एनीवे जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सिंस हम कल्चर की बात कर ही रहे हैं, तो एज ए बैंकर भी आपने ये चीज़ देखी होगी, और एज ए नॉर्मल सोसाइटी के अंदर रहने वाले में भी आपने देखी होगी, आजकल के लोगों ने पुराने कल्चर के अंदर जो भी कुप्रथाएं थी, जातीय मतभेद था, उसे हटाया, पर उसके साथ साथ अपने कल्चर को भी छोड़ दिया। ये जो जातीय मतभेद है, इसके अंदर कितना फ़र्क आया है उस समय से लेकर अब तक में? देखिए, जातीय मतभेद ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा, हमेशा ही रहता है जी। कॉन्ट्राडिक्टरी यूँ हो जाएगा कि जैसे जैसे हम शिक्षित होते जा रहे हैं जी, अब यहाँ शिक्षित होना और लिटरेट होना एक तरह से जो है ना, तो उसमें थोड़ा सा अंतर आता चला जा रहा है जी। मैं जो देख रहा हूँ ये है कि जैसे जैसे हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जातिवाद उतना ही जहरीला होता जा रहा है।
जातिवाद जो है शिक्षित लोग ज़्यादा जो है खतरनाक तरीके से उसको वो कर रहे हैं, है ना। और अदरवाइज़ मैंने जो समाज देखा है, चूँकि गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, गांव के समाज में आज के 30 साल पहले किसी जातिवाद की बात होती ही नहीं थी। होती नहीं थी। आज क्यों हो रही है? इसका मतलब हमने शिक्षा से क्या सीखा? वही ग्रामीण समाज, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ पीना, अपने अपने दायरों में मस्त रहना, ये सब था। आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है? क्योंकि हम शिक्षा का मायने हमने कुछ और ले लिए। शिक्षा के मायने हमने जो है एक तरह से मतलब यानी द्वंद्वात्मक स्वरूप में हमने शिक्षा को ढाल लिया। भले ही हमारे पास डिग्रियां उच्चतम स्तर की रही होंगी, लेकिन हमने जो सामाजिक स्वरूप हमारा है वो हम खोते जा रहे हैं। ये आगामी समय के लिए अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। यस जी सर, क्योंकि मतभेद का यही है सर, जितना मतभेद समाज में होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह वो है। जी सर। सो अभी जो करंटली बच्चे तैयारी करते हैं, सिंस आप हमें पढ़ाने आते हैं, सो आपको लाइक आपका ये किंग्स का माहौल आपको कैसा लगता है जब आप पढ़ाने आते हैं आपको बच्चे? नहीं, देखिए किंग्स इज़ किंग्स है ना। हाँ। किंग्स इज़ किंग्स, क्योंकि मैं और भी मेरे जो है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद, चूँकि जैसा पैशन की बात आपने की, मेरा भी ये पैशन है कि मैं समाज को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ दूँ या देता रहूँ जब तक मेरे सेंसेस काम करते हों। तो इस दृष्टिकोण से मैं जो है विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जो सामाजिक स्तर पर भी सक्रिय हैं, नाम की आवश्यकता नहीं है। जी। और मैं लिटरेरी एक्टिविटीज़ से भी जुड़ा ही रहा हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद भी 2.5 साल तक किसी अन्य संस्थान में एज मास्टर ट्रेनर काम किया है, और उसके बाद फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी बच्चों के लिए हैं बहुत सारे, और उनका सक्सेस रेट भी, अगर मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहा है, जहाँ मुझे सम्मानित भी किया गया। किंग्स में आकर के मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई गुरुकुल है जहाँ बिना किसी औपचारिकता के यहाँ, और जो शिक्षा का जो वातावरण यहाँ है वो उसका कोई सानी मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये सरस्वती जी का जो भंडार यहाँ भरा हुआ है ना, तो बच्चों के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अगर कहीं भी, जैसे वो कहा गया है ना कि मुंडे मुंडे तुंडे तुंडे सरस्वती मुंडे मुंडे मतिल बिन्ना, है ना। तो आप अगर किसी भी पुस्तक को उठाएंगे तो आपको कुछ न कुछ नई चीज़ मिलेगी, सीखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ के जो शिक्षक हैं, अब मैं अगर किसी का नाम भी लूँ तो मुझे कोई इसमें कोई नहीं है, जैसे रमेश जी हैं तो उनके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अब वो विद्यार्थियों के पास, या जो यहाँ स्टूडेंट जो जॉब के एस्पायरेंट्स हैं, है ना, उनको अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वातावरण से सीख सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको सफलता के कदम बढ़ाने से, या सफलता जो उनकी जो उन्होंने जो बेंचमार्क तय किए हुए हैं उनको अचीव करने से उनको कोई रोक नहीं सकेगा। जी सर। पिछले दिनों में देख रहा था कि बच्चों के काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस यहाँ से हुए हैं, वो अलग अलग बैंकों में भी हुए हैं और वो दूसरी सेवाओं में भी हुए हैं। जी सर। तो नेचुरली जो है मुझे ऐसा लगता है कि संस्था की जो अहमियत है वो एक अपने नाम को जो है वो सार्थक करती है। जी, क्योंकि किसी कोचिंग को आपने गुरुकुल का दर्जा दिया है तो ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है उस संस्थान के बारे में। पर सर आपने बताया कि आपने मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाई। आजकल के बच्चों के अंदर एक चीज़ देखी है मैंने, लाइक कुछ बच्चे को मैंने देखा जिनका सिलेक्शन होता है, उनका अप्रोच ये रहता है डे 1 से कि मैं एक ऑफिसर हूँ। वो अपने आप को मानते हैं और उसी तरह से काम करते हैं। तो प्री क्लियर करे, मेंस क्लियर करे, उसके बाद मॉक इंटरव्यू की तैयारी करे, उससे बेहतरीन मुझे लगता है कि शुरुआत से ही अपने कैरेक्टर में, अपनी पर्सनालिटी में कुछ कुछ चेंजेस लाता रहे। सर वो क्या होनी चाहिए किसी बच्चे में जो कि उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन में उसको काफ़ी हेल्प करे? नहीं, देखिए ये कोई दिस इज नॉट ए वन डे प्रोसेस। यस, दिस इज नॉट ए 1 ईयर जॉब। जी, देखिए आपको समय के साथ साथ जो है अपने आप को तैयार करना होता है। जी, अगर बच्चे में शुरू से ही अपना एक एम को लेकर के
चलेगा और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहेगा, जी है ना। जैसे मैंने 5D फॉर्मूला मेरे बच्चों को मैंने बताया है, जी सर। ठीक है ना, जिसमें डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिमांड, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित हैं। तो अगर बच्चे में एक जिसको बर्निंग डिज़ायर जिसको अपन बोलते हैं वो यदि रहेगी तो बच्चा कहीं भी जो है, और फिर क्या है देखिए, किसी व्यक्तित्व में जो है कि ये कि व्यक्ति को व्यक्तित्व के रूप में जाना जो है, जैसा मैंने कहा कि एक समय एक दिन का जॉब नहीं है, एक साल का भी नहीं है। जी बच्चा यदि अपने आप को शुरू से ही इस तैयारी करता रहेगा तो फिर उसको ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, उसको सिंपल केवल एक दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, फिर वो बच्चा कहीं भी निकल जाएगा। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन आपकी तरफ से कि ये चीज़ें अपने पर्सनालिटी में ज़रूर रखें? नहीं देखिए, पर्सनैलिटी, यू शुड हैव ए आइडेंटिटी ऑफ योर ओन। सेल्फ आइडेंटिटी। यस, मैं शुरू से ही मतलब जो भी बच्चे मेरे संपर्क में रहे हैं, यू शुड हैव ए डिफरेंट आइडेंटिटी। इफ़ यू हैव योर ओन आइडेंटिटी देन यू कैन डू एनीथिंग। जितना ओरिजिनल रहोगे, जितना ओरिजिनल रहोगे और जितना अपने आप को, मैंने कल एक शेर के माध्यम से बच्चों को तरक्की वाला जी सुना सर, करके, पैमाना और मैंने ये बताने की कोशिश करी है बच्चों को कि यदि आप अपने आप में गुणों को ग्रहण करते चले जाएंगे, है ना, तो नेचुरली वो दैट इज गोइंग टू हेल्प टू डेवलप योर पर्सनालिटी। तो आप किसी दिन एक व्यक्ति से और व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जा सकते हैं। तो ये यात्रा तो जो है ना जीवन पर्यंत चलती है दोस्त। जी सर। ये बात। ओके सर। तो अभी जैसे कि आप हमें बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, तो होता है कि ये सामाजिक जितने भी नॉर्मल लोग हैं हमारे आसपास, उनको बैंकिंग के बारे में इतना पता नहीं होता। तो उनके साथ में आए दिन फ्रॉड्स भी होते रहते हैं। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है उसके साथ साथ उतने ही फ्रॉड्स होते गए हैं। तो बैंकिंग के अंदर बैंकिंग के कुछ बेसिक्स बताइए ना सर, कि ये तो सभी को पता होने चाहिए। देखिए, हमारी सरकार जो है वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से ये काम वर्षों से करती आ रही है, जिसमें अभी इन दिनों काफ़ी तेज़ गति भी देखी गई है, जिसमें चाहे हमारे जनधन योजना के अंतर्गत जो भी खाते खोले गए हों और वो लिटरेसी का ही पार्ट था। और डिजिटल चूँकि एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लगभग हो चुका है और हमने डिजिटल मोड को अपने सिस्टम में अपना लिया है, तो हमें उतनी ही सावधानी भी बरतनी होगी। अब वो सावधानी जो है उसका एज ए बैंकर जो है, बैंक को भी हमेशा अपने कस्टमर को एक कस्टमर लिटरेसी बोल करके जो है ना एक जो है चलता है शाखाओं में भी, तो वहाँ कस्टमर्स को थ्रू मीटिंग्स, है ना, थ्रू प्ले कार्ड्स, थ्रू टीवी और ये जो भी मतलब मीडिया है उसके द्वारा कस्टमर को सावधान किया जाता है। जी। कई बार पुलिस वाले भी जो है इस तरह की इश्तहार छपवाते हैं कि भी आप ऐसे ऐसे करके सावधान रहिए। देखिए, इसमें व्यक्ति की अपनी सावधानी ही काम आएगी। जी। समय के साथ में डिजिटल मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन तो आ ही गया है और इसमें इम्प्रूवमेंट आना है, तो गति के साथ में हमें जो है ना अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात है। तो सर आप काफ़ी अलग अलग जगह गए, काफ़ी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी आपने देखी है। कुछ एक एक्सपीरियंस जो हमारे काम आ सके कि लाइफ का आपकी एक सार कह दीजिए, या फिर कोई एक एक्सपीरियंस जो हम यंग एज वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, किसी स्थान विशेष से चिपक कर मत रहिए जी। और संतुष्टि जो है ना, संतुष्टि आत्मघाती होती है। आराम हराम है। यस, संतुष्टि अगर आप सेटिस्फाई हो गए ना, हाँ। तो फिर आप अपनी प्रोग्रेस को एक तरह से ढक्कन लगा रहे हैं, मतलब यू आर केपिंग योर कैपेबिलिटीज एट बाय योर सेल्फ ओनली। सो नेवर कीप योर एबिलिटीज कैप्ड इन, है ना, उसको खुला रखिए, अपने जो है अपने विचारों को खुला रखिए, है ना। और ये दुनिया बहुत बड़ी है जी, है ना, और जितनी दुनिया बड़ी है उतनी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही हैं। अब अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कितना अपने हक में ले आते हैं, ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, जिस स्किल के लिए आपको अपने आप को हर समय तैयार रहना होगा। लिमिटलेस रहें। यस। और सब चीज़ों के लिए रेडी रहें। यस यस यस। जी सर। और
इस एज के अंदर भी आपके इस सुदृढ़ शरीर का, आपकी इस चमकती हुई स्किन का, आपकी इस हेल्थ का राज बताइए सर। आई एम टू यंग। हु सेज आई एम ओल्ड ए मैन? जिंदा दिली। I don't agree. I am a youngest senior citizen because at the age of 66, जी। I find myself young in comparison to those who have achieved the age of 85 or 90 से. यस सर। So I am not an old man. जिंदा दिली है आपका राज है। Yes, yes. जी जिंदगी जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। जिंदा दिली मुर्दा का दिल क्या खाक जिया करते हैं। मुर्दा दिल का खा और के क्या? जी सर। हाँ, गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, हाँ। होती फिर क्या गिरे जो घुटनों के जो बल घुटनों चले। के बल चले। ये जी है। सर, ज़रूर। सिंस सर आप लेखन कार्य में भी है, लिटरेचर आपका एक अभिन्न हिस्सा रहा है, तो कोई ऐसा लिटरेचर जो हम बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए? देखिए, लिटरेचर आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। मैं समझता हूँ उनसे बढ़िया एक बुक है उनकी, टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ओके। है ना, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर प्राच्य और पाश्चात्य एक उनकी छोटी सी पुस्तक है, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कलाम साहब की जो विंग्स ऑफ फायर जो है विंग्स ऑफ फायर, ना, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एक साधारण प्रयासों वाला एक साधारण परिवार का आदमी जो है ना, और कहाँ से कहाँ तक जो है ना पहुँच सकता है। वेरी सिंपल। देखिए, आप सिंप्लिसिटी एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमने कलाम साहब में देखी, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको आप एक आइडियल फिगर के रूप में लेकर के उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। करते नहीं है ना सर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं जॉब लगूँ, मैं गाड़ी लूँ, मैं बढ़िया कपड़े केवल जॉब। देखिए, ये मैं थोड़ा सा इससे आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। जी। इसलिए नहीं हूँ कि क्या जॉब ही सब कुछ है? हाँ, मेरा भी ये मानना है। नहीं, ऐसा मैं कुछ इससे नहीं है। मैं इससे हाँ। एग्री नहीं करता। क्या जॉब के अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है? होती है जी। आप अपने आप का मूल्यांकन केवल एक जॉब, ये तो कन्फाइनमेंट टू योर पर्सनालिटी हो गया कि भाई जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। अरे भाई, जॉब अगर मान लो नहीं मिलेगा तो क्या आपका जीवन चलने वाला नहीं है क्या? जी। कैसी बात करते हैं? यस सर। ये तो हम कह ही चुके हैं कि ये संसार संभावनाओं से भरा हुआ है। है। तो फिर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, जी, है ना। क्या कुछ नहीं हो सकते? आप सब कुछ हो सकते हो भाई। ऐसा क्या है? जिनका जॉब नहीं लगा वो आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ऐसी क्या बात है? और जितने भी आजकल के बच्चे जो मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है कि सभी को चाहिए कि मेरे पास मैटर और मटेरियल जो है ना, उसका दरअसल दीज आर ऑल ये नश्वर चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। मेटेरियलिस्टिक हो जाने का क्या अर्थ है भाई? आप अपने जीवन के महत्व को समझिए ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। असल में तो जो है जीवन काम में आने वाला है आपको। मटेरियल में क्या है? मैं दुनिया भर का मटेरियल अपने आप के लिए जुटा लूँगा, बड़ी पोस्ट पे भी चला जाऊँगा, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कोई मतलब नहीं फिर उसका। और अगर मेरा जीवन मान लीजिए कि अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, तो फिर मैं चाहे बड़ी पोस्ट पे जाकर के भी मैं दुखी ही रहूँगा, या मैं बड़ा बिजनेसमैन होकर के भी मैं दुखी ही रहूँगा। तो इससे क्या मतलब है, ये बताइए आप। जी सर। है ना। इसलिए क्या है कि केवल जॉब को ही, ये तो एक वो घोड़े के आगे वो अपन बांध देते हैं ना, ताकि उसको सीधा ही है ना, दिखे। ताकि उसको बस केवल सीधा ही दिखे। सीधा ही दिखे, हाँ। तो वो तो उसकी बेचारी की जो है ना लाइफ, हो गई। वो केवल वो उसी ट्रैक पे चलेगा, या गाड़ी का बैल जिसको कहते हैं, केवल वो उसी पे चलेगा। वाई? अरे भाई, ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, अरे फ्लाई करिए, उड़िए ना आप आकाश में, अनंत आकाश है। मेरी एक छोटी सी कविता है इसमें, निश्चय चिड़िया का। मैं चिड़िया उड़ चली गगन में बाधाओं के पार, है ना, लघु अनंत पर मैं नहीं हूँ लघु, है ना, निश्चित कर लूँ, है ना, मतलब निश्चय कर लूँ, निश्चित तभी है ना, लघु अनंत के अंतस्थल पर दौड़ूँ पंख पसार। क्या बात करते हैं? जी सर। तो फिर एक चिड़िया से कम आपका जो है जज्बा होना चाहिए क्या? बताइए, चिड़िया की क्या औकात है आसमान में, लेकिन वो आसमान को चैलेंज कर रही है। आपको तो ईश्वर ने एक पूरा जो है एक ह्यूमन स्ट्रक्चर दिया है भाई। वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल टुवर्ड्स आवरसेल्फ फर्स्ट, देन आवर फैमिली, देन टू द नेशन, राइट। तो सर कुछ अंतिम शब्द हमारे करंट एस्पिरेंट्स के लिए, और ना ही सिर्फ एस्पिरेंट्स, लिमिटेड नहीं रखते हैं, आज के युवा के लिए आपके कुछ अनमोल शब्द। देखिए, आज के युवा के लिए ये है कि अपना जोश और जज्बा बनाए रखिए, है ना, और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा जो है ना,
वो आपकी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दूसरी बात ये है कि अपने आप को सीमाओं में मत बांधिए, है ना। अगर आपने अपने आप को सीमाओं में बांध लिया तो फिर आप रुक जाएंगे। इसलिए अपने आप को सीमाओं में मत बांधिए, और ये संसार जो है ना, इसमें करने के लिए बहुत कुछ है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एक इंसान ने क्या कुछ नहीं कर डाला। अगर सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ मतलब जिनके हाथ पांव नहीं थे उसके बावजूद भी उन्होंने आश्चर्यजनक काम कर डाले। जी सर। तो आज के लिए मेरा यही मैसेज। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं अच्छी धन्य हूँ बात कि है। मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला। नहीं, एंड अच्छा मैं है। ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूवर्स ये देख रहे हैं, आ रहे हैं, हम वो ज़रूर देखें, इनकी कविताएं ज़रूर पढ़ें। आपके अंदर जो जोश और जज्बा है उसको एक बहुत ही अच्छा सराहना मिलेगा एंड आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। एंड आई होप कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जितने भी हमारे बैंकिंग बच्चे हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें एंड जानें कि एक बैंकर जो है उसकी लाइफ कैसे रही, कैसे कैसे विचित्र अनुभव सर ने देखे अपने बैंकिंग के दौर में। एंड आई होप कि आपको ये सब बहुत पसंद आए। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सर।